जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य हम अब तक देख चुके हैं। लिपि त्रुटि, सुधार प्रयत्न आधारित प्रश्न। यहाँ हम लोग देखे थे नागरिक प्रचारी सभा काशी की स्थापना 1893 में है। और यहाँ पे है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वार्धा की स्थापना 1936। यहाँ से हम व्याकरण आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। लगभग 1100 प्रश्न व्याकरण से हम लोग देखेंगे। व्याकरण में तमाम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, उसके बाद आपका संधि, विच्छेद, समास, सब कुछ देखा जाएगा। सब कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, क्रिया के मूल को कहते हैं। क्रिया के मूल को कहते हैं तो हम लोग क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आप संस्कृत में धातु इसका मूल रूप होता है। ये विकल्प सही है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण की मूल तत्व होते हैं। जैसे क्रि धातु से बने शब्द होते हैं। संज्ञा, कार्य, विशेषण, कर्मठ, क्रिया, करोति, यानी क्रिया सक्रिय करना। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, पदों के संयोग से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। जिस शास्त्र से शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। सी विकल्प सही है। व्याकरण का विधन आधन करण का अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूप को यथार्थ समझाने वाले शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? पद। जब वाक्य से अलग हो तो इन्हें हम शब्द कहते हैं, और जब ये वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाने लगते हैं। कई पदों का एक साथ वाक्य में प्रयोग होने पर पदबंध कहा जाता है। प्रश्न है, लड़का किताब पढ़ रहा। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो किताब पढ़ता है, यानी यहाँ सी विकल्प होगा। एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया। पढ़ रहा क्रिया है, कर्म किताब होगा। व्याख्या से समझें तो लड़का किताब पढ़ रहा है, कर्ता संज्ञा, कर्म संज्ञा, किताब जो है और यहाँ पे क्रिया है। इस प्रकार लड़का किताब
को पढ़ रहा है, अतः यहाँ कर्ता कर्म क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ से हम लोग संज्ञा देखेंगे। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो ये है व्यक्तिवाचक। ये प्रश्न आधारित हैं। जैसे जैसे प्रश्न आपको मिलेंगे वैसी उसी प्रकार से आपको समझाया जाएगा। यहाँ संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के भेद नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी, गंगा, काशी आदि। राम, गांधी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। निम्न विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प होता है। ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। तो यहाँ प्रश्न ये है कि चयन करना है, दिए गए वाक्य के अनुसार संज्ञा पदबंध का चयन करना है। तो 4 ताकतवर लोग यानी डी विकल्प। व्याख्या से समझ लेते हैं अधिक जानकारी के लिए। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा पदबंध का सही विकल्प डी है, अर्थात 4 ताकतवर लोग। यह वस्तुतः पदबंध वाक्य के उस भाग को कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो दें किंतु पूरा अर्थ देने में असमर्थ हों। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोल रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है संज्ञा। रहीम द्वारा लिखित उपरोक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई, बोल बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए और बड़े शब्द संज्ञा। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। द्वार द्वार क्या है? तो समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति का अर्थ है दोहराना, एक उक्त को 2 बार उच्चारित करना, इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने की अर्थ में हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है द्विरुक्ति विभिन्न अर्थों का द्योतक है जो इस प्रकार है। जैसे परस्पर संबंध बताने के लिए भाई भाई का प्रेम, अतिशयता प्रकट करने के लिए अर्थ में दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल। भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल, नए नए खेल। एक जाति की होने के अर्थ में छोटे छोटे लड़के। अभाव के अर्थ में छोटी छोटी वस्तुएं, फीका फीका रंग। निश्चय के अर्थ में आएगा जाएगा।
निम्नलिखित वाक्यों के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। तो यहाँ बी विकल्प होगा, दीपक ने कहा। दीपक ने कहा वह कल नहीं आ सकता। इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है कि वह कल नहीं आ सकता। यहाँ देखिए संज्ञा उपवाक्य, इस उपवाक्य की पूर्व की का प्रयोग होता है। यह कर्म या पूरक का कार्य करता है। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार करते हैं उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ये विशलिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विशलिष्ट कहते हैं। हिंदी व्याकरण में विशलिष्ट विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां होती हैं। एक होती है विशलिष्ट, एक संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विशलिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने। सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे उसका, तुमको। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा जातिवाचक, यानी कई जयचंदों की बात हो रही है। कुछ व्यक्तियों के कुछ विचित्र गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इसका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, यानी कई जयचंदों की बात हो रही है। विभीषणों से बचो, कई विभीषणों की बात हो रही है। कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, यानी कई हरिश्चंद्र हैं जो सत्यवादी हैं, यानी सत्यवादियों को हरिश्चंद्र की उपाधि दी जाती है। वह तो एक एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। उपयुक्त उदाहरण में जयचंद विश्वासघात है, विभीषण देशद्रोही, एकलव्य गुरु भक्ति की प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है? तो चिंता है। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन इत्यादि। आगे प्रश्न है, इनमें भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? तो अमीरी है। उपयुक्त विकल्पों में अमीर शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जैसे अमीर, गरीब तथा भिक्षुक जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञाएं बूढ़ा, बूढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का, लड़कपन, भाचो, मित्र, मित्रता, पंडित, पंडिताई। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से
विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता है। अगला है सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो यहाँ सुंदरता होनी चाहिए, लेकिन सौंदर्य भी दिया है, यानी ये भी दोनों विकल्प को दे रहा है। सुंदर भाववाचक संज्ञा सुंदरता तथा सौंदर्य दोनों होता है। अगला प्रश्न है दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। दास शब्द से में त्व जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा दासत्व बनती है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या नहीं है? तो इसमें लेखक नहीं है, यानी सी विकल्प होगा। सी विकल्प लेखक। भारत एक देश का नाम है, गंगा नदी का नाम है, त्रिपिटक वस्तु का नाम है। वस्तु यानी पुस्तक कह सकते हैं, ग्रंथ है। बौद्ध धर्म। लेखक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि त्रिपिटक, भारत तथा गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं। सिंधु, अमेरिकी, सोमवार, दीपावली, ये सब जातिवाचक हैं। जुलाहा, ठग, प्रोफेसर, वर्षा, ये सब क्या होती हैं? जातिवाचक हैं। अगला प्रश्न है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। ये कौन सा है? तो ये है निषेधवाचक वाक्य, यानी नहीं ली, यानी नकारात्मक है। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध होता है, वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। प्रस्तुत वाक्य में निषेधवाचक वाक्य है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो समूहवाचक में क्या होता है? भीड़ है। मीठा नहीं हो सकता, दूध नहीं हो सकता, पर्वत नहीं हो सकता। उपयुक्त शब्दों में भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि दूध, पर्वत, मीठा क्रमशः द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ से सर्वनाम आधारित प्रश्न प्रारंभ होते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह है सर्वनाम के लिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अतः सर्वनाम को कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा का प्रतिनिधि कहा गया है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो वह है सी, आप सब। तीसरी प्रश्न की व्याख्या के साथ अगले वीडियो में हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।